हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 12 चल रहा है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और चलिए करते हैं इसको कंटिन्यू। पहले 1 मिनट देखेंगे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा है और फिर आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हैं, ये चैप्टर हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है। फिर देर आफ्टर हमने देखा था कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो वी एज अ कंज्यूमर फेस कर रहे हैं, जैसे कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया, इंफीरियर सर्विसेज दे दी, डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे दिया, एडल्टेड प्रोडक्ट दे दिया। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं। इसके अंदर हमने 10 प्रॉब्लम्स देखी थी। thereafter बच्चों हमने देखा था कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस क्या है। ये हमने दो एंगल से देखा था, एक कंज्यूमर के एंगल से देखा तो एक हमने बिजनेस के एंगल से देखा था। कंज्यूमर के एंगल से हमने इसकी 3 इंपॉर्टेंस देखी थी। सबसे पहले देखा था कि कंज्यूमर इग्नोरेंस, दूसरा हमने देखा था कि कंज्यूमर इज अनऑर्गेनाइज्ड, और तीसरा हमने देखा था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। फिर हमने देखा था बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, इसके अंदर हमने 5 हेडिंग्स देखी थी। पहला था क्या था यहाँ पर, ये बिजनेस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए, दूसरा हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीसरा हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चौथा बिजनेस सोसाइटी की रिसोर्सेज यूज करता है तो उससे अच्छा प्रोडक्ट देना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है, और लास्ट हमने देखा था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी हो सकता है कि अगर आप गलत प्रोडक्ट या गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हो तो। फिर बच्चों हमने देखा था कि हु इज अ कंज्यूमर, और हमने डेफिनेशन देखी थी एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर की डेफिनेशन 2 पॉइंट्स में दे रखी है, एक गुड्स से रिलेटेड है, एक सर्विस से रिलेटेड है। दोनों के अंदर 4-4 पॉइंट हमने मेजरली देखे थे। पहला क्या, कंसिडरेशन का होना जरूरी है। दूसरा, कंसिडरेशन को या तो पे कर दिया हो, प्रॉमिस कर दिया हो, पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस हो, या फिर कोई डेफर्ड पेमेंट का हो। तीसरा पॉइंट हमने देखा था क्या, पेमेंट किसी और ने करा हो लेकिन यूज आप कर रहे हो उसकी परमिशन से, तो भी आप कंज्यूमर हो। और चौथा पॉइंट हमने क्या देखा था कि अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो गुड्स को या सर्विस के लिए, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। फिर बच्चों हमने पॉइंट देखा था कि कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, उसके अंदर हमने 7 पॉइंट देखे थे। कंज्यूमर खुद कर सकता है, कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल अथॉरिटी हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, आपका क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं तो उनका कुछ रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ये लोग हैं जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। हमने 7 पॉइंट इसके अंदर देखे थे। फिर बच्चों हमने देखा था कंज्यूमर राइट्स के बारे में, 6 राइट्स देखे थे। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी एश्योर्ड, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, और राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। फिर हमने देखा था ऐसी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एज अ कंज्यूमर हमको निभानी पड़ती है। हम आग बंद करके सामान नहीं खरीद सकते, हमको काफी सारी बातों का ध्यान रखना होता है। इसके अंदर हमने 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी थी। ये तो था बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है। अब हम बात करने वाले हैं आगे के टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही सिंपल है। जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हुआ है बच्चों, एक बार मैं इसको जरा जूम कर देता हूं, रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है। क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब मान के चलिए बच्चों आपके संग हो गई है धोखाधड़ी, ठीक है, आपको गलत सामान पकड़ा दिया, आपको लूट लिया, आपको अंडरवेयर प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। और जब आप सेलर से आर्ग्यू करने जाते हो तो सेलर आपकी बात सुनने को राजी ही नहीं है, बल्कि सेलर आपको गलत ठहरा रहा है, तो ऐसे में क्या करोगे, घर पर आ जाओगे चुपचाप? नहीं। तो ऐसे में कोई तो एक इंसान व्यक्ति होना चाहिए, या फिर ऐसे कोई लोग होने चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को सुने और आपको रिलीफ दे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने इस कानून के अंदर 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज को स्टैब्लिश किया। 3 टायर का मतलब 3 लेवल पर, रिड्रेसल मतलब जो आपको रिलीफ देंगी, ऐसी एजेंसीज को स्टैब्लिश किया है। एक आपके डिस्ट्रिक्ट या शहर लेवल पर, एक आपके स्टेट लेवल पर, और एक आपके कंट्री लेवल पर। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, यहाँ पर एक स्टेट कमीशन है, और यहाँ पर एक नेशनल कमीशन है, ठीक है। तो 3 लेवल पर आपको क्या मिलने वाले हैं, रिड्रेसल एजेंसीज मिलने वाली हैं जो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगी और आपको रिलीफ देंगी। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। तो पहले एक एक करके तीनों का नाम पढ़ लेते हैं। तो पहली एजेंसी का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर के डिस्प्यूट को रिड्रेसल करने के लिए कमीशन बनाया गया, जैसे शॉर्ट में हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोल देते हैं। दूसरा स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, और थर्ड हमारा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको हम स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन भी बोल देते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। शॉर्ट में हम नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन बोलते हैं, वैसे इनके फुल फॉर्म ये है। अब एक एक करके तीनों के बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले बात करते हैं बच्चों किसके बारे में। अच्छा, इससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, ये एजेंसीज बनाता कौन है। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट वाली और स्टेट वाली
आई रिपीट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन को फॉर्म करता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और नेशनल कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। मतलब ये इसके अंदर कौन लोग होंगे वो अपॉइंट कौन करेगा, तो नेशनल कमीशन के अंदर जो लोग होंगे उसको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। और दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन में कौन कौन लोग होंगे इसको चुनने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, while the national commission is set up by central government, स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम आर सेट अप बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के अंदर, 2 मार्क के अंदर। क्लियर, ओके। अब तीनों को एक बार बारी बारी से पढ़ लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर क्या है, स्टेट कमीशन के अंदर क्या है, और नेशनल कमीशन के अंदर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर। इसको हल्का सा मैं करूंगा जूम और थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे स्क्रॉल। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर पहली बात वो डिस्ट्रिक्ट ही आएगा। मतलब मैं बात करूं आगरा की, तो आगरा का जो कमीशन होगा तो उसका ज्यूरिडिक्शन आगरा के अंदर ही होगा। मथुरा का, दिल्ली का कंज्यूमर आगरा में आके कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। तो आगरा का जो बंदा है वो आगरा के कमीशन पे, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वहां पे कंप्लेंट फाइल करेगा। ये चीज क्लियर होगी, ओके। तो उसका जो एरिया है वो उसके डिस्ट्रिक्ट तक ही रहेगा। दूसरी चीज, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन सी कंप्लेंट जाएंगी, तो ध्यान रखना, ये नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, जो भी प्रॉब्लम 1 करोड़ तक की है, आई रिपीट, जो भी प्रॉब्लम 1 करोड़ तक की है वो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन पर जाओगे, डायरेक्टली आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन पर जाओगे। ये चीज का ध्यान रखना। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसका अमाउंट, उसका डिस्प्यूट का अमाउंट अगर 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन पर जाओगे। क्या ये चीज क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद मान के चलो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कंज्यूमर कोर्ट कुछ भी बुला सकते हैं नॉर्मल भाषा में, लेकिन आपको क्या याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन याद रखना है। तो मान के चलो आप यहां पर गए और आपने बोला कि ऐसे मुझे प्रॉब्लम है और आपका डिस्प्यूट 1 करोड़ तक का है, तो आप यहाँ पे अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। तो ऐसे में कंज्यूमर कोर्ट क्या होगा या डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होगा, क्या करेगा, अपना फैसला सुनाएगा। फैसला सुनाया, अब मान के चलो फैसला आपके फेवर में नहीं रहा और आप बोलते हो कि नहीं ये फैसला मैं नहीं मानता, तो अब क्या होगा, तो लोग नहीं कहते हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम लड़ेंगे। तो वैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकते हो स्टेट कमीशन पर। आई रिपीट, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन अगर आपके फेवर में नहीं है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आप स्टेट कमीशन पर अपील फाइल कर सकते हो। अपील कब फाइल कर सकते हो, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो जिस दिन आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर मिला कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप उसके 45 डेज के अंदर, आप चाहे सेलर हो चाहे आप बायर हो, जिसको डिसीजन नहीं पसंद आया, जिसको डिसीजन सही नहीं लगा, तो वो स्टेट कमीशन पर जा सकता है। उस डिसीजन की डेट से 45 डेज के अंदर कहां अपील कर सकता है, स्टेट कमीशन में अपील फाइल कर सकता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको, बहुत सही। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है और बहुत सही बात बोली गई है, और ये क्या बोली गई है मैं आपको सिंपल से समझा देता हूं। अब मान के चलो जो जजेस होते हैं इसके अंदर या जो लोग होते हैं वो आपकी कंप्लेंट सुनते हैं, आप एज अ बायर अपनी कंप्लेंट बताओगे, सेलर एज अपना पक्ष रखेगा। तो सेलर जो जो कमीशन के जो लोग होते हैं उनको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो बहुत छोटा मोटा मामला है यार, ये कोर्ट में लायक या ये कमीशन में लायक जाने लायक मामला नहीं था, और उनको लगता है कि अगर आपस में बैठकर आप बातचीत करो तो मामला आउट ऑफ कमीशन ही सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर अगर आप दोनों राजी हो, आई रिपीट, आप अगर दोनों राजी हो आउट ऑफ कमीशन सेटलमेंट करने के लिए, तो वो मीडिएटर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि वो आपका और आपका मैटर आउट ऑफ कमीशन ही सुलझा दें। ये चीज क्लियर हो गया। और तब भी अगर नहीं सुलझता है तब तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है ही फैसला सुनाने के लिए। ये चीज क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप अगर 1 करोड़ तक की इशू है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर कमीशन के लोगों को लगता है कि यार आपका मामला बहुत छोटा मोटा और आपस में डिस्कस करके ही आउट ऑफ कमीशन सेटलमेंट हो सकता है, तो वो मीडिएटर को अपॉइंट करके आपका सेटलमेंट करवा सकते हैं। और अभी भी तब भी सेटलमेंट नहीं हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपना फैसला सुना देगा। और उसके बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार ये डिसीजन मैं नहीं मान सकता, मेरे संग गलत हुआ है और ये फैसला गलत है मेरे हिसाब से, तो आप स्टेट कमीशन में 45 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर आप कंप्लेंट फाइल अपील फाइल कर सकते हो। क्लियर, ओके। तो ये था हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब बच्चों हम बात करने वाले किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं स्टेट कमीशन के बारे में।
तो स्टेट कमीशन क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेट कमीशन का ध्यान रखना, जो एरिया होगा वो स्टेट होगा, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं यूपी का मानूं तो यूपी का स्टेट कमीशन का जो एरिया होगा वो सिर्फ यूपी का होगा, वो किसी और स्टेट की कंप्लेंट नहीं लेगा। क्लियर? ओके। जैसे पंजाब का तो पंजाब का लेगा, राजस्थान का तो राजस्थान का लेगा। तो ध्यान रखना स्टेट कमीशन का जो पावर होता है वो उसके स्टेट के अंदर ही होता है। अब बात करते हैं कि स्टेट कमीशन कौन सी कंप्लेंट सुनता है। देखो, पहली जो कंप्लेंट सुनेगा वो कौन सी होगी, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील आएगी, है ना। डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आप खुश नहीं थे तो आपने स्टेट कमीशन में अपील फाइल कर दी, तो पहली वो कौन सी अपील फाइल कर वो कंप्लेंट सुनेगा, वो वाली कंप्लेंट जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील करी गई थी। ये चीज क्लियर हो गया। और दूसरी कौन सी अब वो केस सुनेगा, जो 1 करोड़ से ऊपर का है लेकिन 10 करोड़ तक का है। तो ध्यान रखना ये 2 केसेस हैं जो स्टेट कमीशन सुनता है। पहला, जो अपील आई है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के केस डिसीजन के अगेंस्ट में, और दूसरा 1 करोड़ से ऊपर का इशू है लेकिन 10 करोड़ तक का है। तो ऐसे केस में आप स्टेट कमीशन में अपील फाइल कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? बढ़िया, एक बार रीड कर लेते हैं क्या दे रखा है। Commission has a jurisdiction to entertain complaints where the value of goods and services as paid as a consideration does not exceed 1 crore but does not exceed 10 crores। मतलब 1 करोड़ से ऊपर तो हो बट 10 करोड़ से नीचे हो। और दूसरा, स्टेट कमीशन के अगेंस्ट में जो आपने अपील फाइल करी है वो भी आप कंप्लेंट फाइल सुन सकते हो। क्लियर हो गया? तो सिंपल वर्ड में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टेट कमीशन सिर्फ 2 केसेस देखता है। पहला, जो अपील आई है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील जो आई है, और दूसरा कोई भी ऐसे इशू जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर के लेकिन 10 करोड़ तक की है। क्लियर? ओके। अब ये भी हो सकता है कि आप स्टेट कमीशन पे गए, उन्होंने डिसीजन सुनाया और आपको पसंद नहीं आया, या आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे संग अन्याय हुआ है, तो क्या इसके ऊपर भी अपील फाइल करी जा सकती है? तो यस, इसके ऊपर भी अपील फाइल करी जा सकती है। तो अपील फाइल कहां होगी? अपील होगी नेशनल कमीशन में फाइल होगी। अब नेशनल कमीशन जाओगे और वहां आप अपील फाइल करोगे कि यार मेरे संग धोखा हुआ है, मेरे संग अन्याय हुआ है, नेशनल कमीशन मुझे न्याय दो। अब बात आती है कितने दिनों में, तो ध्यान रखना इसकी जो टाइम लिमिट है वो है 30 डेज ऑफ ऑर्डर, विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। तो जिस दिन स्टेट कमीशन ऑर्डर दे देगा उसके 30 दिन के अंदर आप नेशनल कमीशन में आप अपनी अपील फाइल कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, नेशनल कमीशन। ठीक है, तो नेशनल कमीशन कौन कौन सी कंप्लेंट फाइल सुनेगा, तो वो 2 सुनेगा। पहला, जो स्टेट कमीशन से उठकर आई प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, स्टेट कमीशन का कोई डिसीजन था वो आपको पसंद नहीं आया, आपने अपील फाइल कर दी नेशनल कमीशन में, तो वो केस सुनेगा, पहला। और दूसरा, वो केसेस जिनका अमाउंट 10 करोड़ से ऊपर का है तो आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गया? तो वही चीज के अंदर लिखी हुई है, कौन कौन सी कंप्लेंट फाइल सुनेगा, वो जो 10 करोड़ से ऊपर की हैं, और दूसरा मैंने आपको बता दिया जो स्टेट कमीशन से जो अपील आई है नेशनल कमीशन के पास। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब एक सवाल आता है, सर नेशनल कमीशन से भी हम खुश नहीं है, आई रिपीट, हम नेशनल कमीशन से भी खुश नहीं है, तो क्या हम इसके भी ऊपर जा सकते हैं? तो यस, इसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कितने दिन में जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में? तो 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर। तो नेशनल कमीशन जिस दिन आपको ऑर्डर दे देगा उसके 30 दिन के अंदर आप कहां चले जाओगे? आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। अब एक बात आती है, सर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से भी हम खुश नहीं है, तो बेटा आप उसके बाद सीधा घर जाओगे, इसके ऊपर जाने का कोई और रास्ता नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो गया? तो समरी करते हैं, हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि 3 लेवल पर, आई रिपीट 3 लेवल पर आपको जो कंज्यूमर कमीशन बनाए गए हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा स्टेट कमीशन, तीसरा नेशनल कमीशन। अगर आपकी कंप्लेंट 1 करोड़ तक की है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल करोगे। अगर आपकी कंप्लेंट 1 करोड़ से ऊपर की है और 10 करोड़ तक है तो आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर आपकी कंप्लेंट 10 करोड़ से ऊपर की है तो आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। क्या ये आपको चीज क्लियर हो गई? ओके। दूसरा, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप स्टेट कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर आप स्टेट कमीशन के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में अपील फाइल कर सकते हो। अगर आप नेशनल कमीशन के भी डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी कंप्लेंट या फिर अपील फाइल कर सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक किसका? रेड्रेसल एजेंसीज वाला। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई बच्चों? बहुत सही। अब बच्चों हम बात करने वाले किसके बारे में? हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। एक सेकेंड। और अगला टॉपिक है हमारा रिलीफ्स अवेलेबल। मतलब ये
आप कमीशन के पास गए, नेशनल कमीशन हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, स्टेट कमीशन हो, आप उनके पास गए और उन्होंने बोला आपसे कि यार आपकी बात एकदम सही है, आपके संग अन्याय हुआ है, तो आपको हम रिलीफ देंगे। तो कैसे कैसे रिलीफ मिल सकते हैं, अब जरा हम वो पढ़ लेते हैं। तो हमारे कोर्स के अंदर 10 तरीके के रिलीफ हैं जो कंज्यूमर कमीशन हमको प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइडेड हम अपनी बात को प्रूफ कर पाए। तो पहला क्या है, अगर आपके गुड्स खराब थे, ठीक है, या आपको सर्विस खराब दी गई थी, तो उसको हटाया जाए, वहां से गुड्स को ठीक करके दिया जाए, सर्विस को रिमूव करके दोबारा से आपको सर्विस दी जाए। ठीक है, पहले चीज क्या, चीज खराब थी तो उसको खराबी को ठीक करके दिया जाए। दूसरा, खराबी ठीक नहीं हो सकती है तो उसको रिप्लेस करके दिया जाए। ठीक है ना, पुराना प्रोडक्ट लिया जाए, नया प्रोडक्ट दिया जाए। तीसरा, दोनों ही नहीं हो सकता तो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाए, जो भी आपने प्रोडक्ट लिया था या जो भी आपने सर्विस ली थी वो पैसा रिफंड हो जाए। तो ध्यान रखना, क्या हो गया, हमारे 3 पॉइंट हो गए, या तो डिफेक्ट को रिमूव करो, या फिर रिप्लेस करो, या फिर रिफंड करो। ऐसे आप याद कर सकते हो। प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड क्या है, पहले या तो ठीक करके दो, रिप्लेस करके दो, नहीं तो पैसा रिफंड करो। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, अगर आपको चोट लग गई है, आई रिपीट, अगर आपको चोट लग गई है तो आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। आई रिपीट, आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। अगर आपकी कोई चीज खराब हो गई है, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया है, तो आपको डैमेजेस भी पे करे जाएंगे। जो भी चीज का नुकसान हुआ है उसके डैमेजेस भी आपको पे करे जाएंगे। अगर आपको चोट लगी है तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। कोई चीज खराब हुई है, कोई चीज बेकार हो गई है, वो टूट फूट गई है, तो वो उसके भी डैमेजेस आपको पे करे जाएंगे। इसके अलावा उनको, सेलर्स को क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि अब आप ये काम नहीं कर सकते हो और आप फ्यूचर में इस चीज को रिपीट नहीं करोगे। आई रिपीट, ये काम अब आप नहीं कर सकते हो। वो उनको डिसकंटिन्यू कर देंगे कि अब आप ये काम दोबारा नहीं कर सकते, इस तरीके का काम आप दोबारा नहीं कर सकते, और आपने करा तो ठोक दिए जाओगे। ठीक है, फाइन लग जाएगा। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हजार्डियस थे, या जो प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपकी लाइफ के लिए हजार्डियस थे, अब वो बाजार में नहीं बेचे जाएंगे। नॉट टू ऑफर। ठीक है ना, जिस प्रोडक्ट से आपको नुकसान हुआ और उनको लगता है कि हजार्डियस प्रोडक्ट से नुकसान हो सकता है लाइफ का, हेल्थ के, तो वो आप बाजार में आप ऑफर नहीं कर सकते हो। जो भी आपके पास पड़ा हुआ है आप बाजार में नहीं बेच सकते। क्या ये चीज क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, और जो बाजार में पड़े हुए हैं उनको वापस विड्रॉ कर लो, रिकॉल कर लो, वापस बुला लो कि भैया आ जाओ, वापस आ जाओ, हमको नहीं बेचना। ठीक है, पहला ये जो बना लिया वो ऑफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो बाजार में जा चुके हैं बिकने के लिए उनको वापस बुला लो। तीसरा, अब आप उसको बना भी नहीं सकते हो, या वो आप सर्विस अब ऑफर भी नहीं कर सकते हो जो हजार्डियस है। क्या ये चीज क्लियर हो गई। और लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि किसी भी तरीके का अगर कोई नुकसान हुआ है, किसी भी तरीके की कोई इंजरी हुई है, किसी भी तरीके का अगर किसी कंज्यूमर को नुकसान हुआ है, तो आप उसको कंपनसेट करोगे। क्या ये चीज क्लियर हो गया। अगर किसी दुकानदार को नुकसान हो रहा है आपकी वजह से, मान के चलो आप मैन्युफैक्चर हो, आपके प्रोडक्ट के से नुकसान हुआ किसी सेलर का, तो उसको भी डैमेजेस पे करने के लिए लायबल आप होगे, क्योंकि उसका तो पैसा इन्वेस्ट हो गया ना प्रोडक्ट में। अब आपने वापस बुला लिया तो उसका नुकसान हो गया, तो उसको भी डैमेजेस आप पे करोगे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, बहुत सही। तो चलिए बच्चों, एक बार रिलीफ्स को एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, जो प्रोडक्ट में डिफेक्ट था उसको रिमूव करके दिया जाएगा, नहीं हो सकता तो रिप्लेस करके दिया जाएगा, वो भी नहीं हो सकता तो रिफंड करके दिया जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गया। कोई भी चोट लगी हो, इंजरी हुई हो तो उसका कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। कोई प्रॉपर्टी टूटी हो तो उसके लिए डैमेजेस पे किए जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गया। आप वो काम आप दोबारा नहीं कर सकते हो, वो रिपीट एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। जो गुड्स हजार्डियस है आप उसको मार्केट में ऑफर नहीं कर सकते हो। कुछ ऑलरेडी मार्केट में जा चुका है तो आप उसको वापस विड्रॉ करोगे, फिर से बनाना बंद कर दोगे, और किसी भी तरीके का किसी भी सेलर को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो उसको आप कॉम्पनसेशन पे करोगे। क्या ये चीज क्लियर हो गया आपको बच्चों, बहुत सही। तो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा। मुश्किल से 2 घंटे के अंदर हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। 20-20 मिनट की हमने 6 वीडियोस बनाई और पूरे चैप्टर को हमने अच्छे से लाइन बाय लाइन हमने इसके अंदर पढ़ लिया। तो चलिए बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं जिसके अंदर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को खत्म कर लेंगे और 5 नंबर एग्जाम में सिक्योर कर लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।